तो बच्चों हम लोग बात करते हैं गैप की, GAAP। इसके पहले वाला जो हमने वीडियो इसमें इसमें अपलोड किया था, उसमें हमारी बात हुई थी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कि आखिर अकाउंटिंग में थ्योरी की क्या ज़रूरत है। तो उस पॉइंट पे हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, क्योंकि थ्योरी से हमारे कंसेप्ट्स और उसकी रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें उसकी कुछ थ्योरी चाहिए होती है, जिसकी थ्योरी के बेसिस पे हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं ये यूनिफॉर्मली मेंटेन की जाती हैं बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। सो सम थ्योरेटिकल बेस इज़ मस्ट। तो अब उस थ्योरेटिकल बेस को पॉसिबल करने के लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। तो आखिर वो रूल्स, गाइडलाइंस, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स ये कहाँ दे रखे हैं? ये है हमारा गैप। ये क्या कहता है कि दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी एक जो अकाउंटिंग के जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं और जिसके बेसिस पे हमारी ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाएंगी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। जो हमारे अकाउंट्स के प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी रहे और कंसिस्टेंसी रहे। कंसिस्टेंसी इसलिए ज़रूरी है कि ये नहीं कि लास्ट ईयर कुछ और पॉलिसी, इस साल कुछ और पॉलिसी, ये नहीं चलेगा। वाई यूनिफॉर्मिटी? अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर यूनिफॉर्मिटी हम क्यों चाहते हैं। तो इसके कुछ लॉजिक्स या उसके बेसिक हमने इसमें लिखे हैं और आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे। नंबर 1, नाउ वर्ल्ड इज़ लाइक ए ग्लोबल विलेज। अब वो चीज़ें नहीं रहीं कि बाहर की चीज़ें या इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना हमारे लिए, या बाहर के कोई प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे कंट्रीज़ ने बनाए हैं हमारे पास अवेलेबल ना हो। ये अब डेज नहीं हैं। हम कहीं का भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं और हमको ईज़िली अवेलेबल होता है। तो वर्ल्ड हैज़ बिकेम लाइक ए ग्लोबल विलेज। सो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट इज़ अकाउंट्स मस्ट बी सेम। तो हमारी लैंग्वेज भी जो बिज़नेस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में जो हमारी लैंग्वेज चलती है ये भी सेम होनी चाहिए। तो क्योंकि सेम होगी तो हम एक दूसरे के बिज़नेस को समझ पाएंगे, एक दूसरे के कंट्री में जिस हिसाब से बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप की जा सकती हैं उसको जानेंगे। तो इसलिए हमारी अकाउंटिंग की भाषा सेम होनी चाहिए। तो बेस कौन प्रोवाइड करता है? उसके लिए बेस प्रोवाइड करता है गैप, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है, इट वुड बी ईजी टू एक्सपैंड बिजनेस इन अदर कंट्रीज़। तो अगर हमें दूसरे कंट्रीज़ के लॉज मालूम है, यानी अगर यूनिफॉर्मिटी है तो हमारे और वहाँ के अकाउंटिंग लॉज सेम होंगे, तो जब हमें उसकी नॉलेज है तो हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसी बेसिस पे आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज़ के मर्जर और एक्विजिशन, ये सारा कुछ इस आपके कमर्शियल वर्ल्ड में हो रहा है। सो नेक्स्ट इज़ accounting experts will feel ease in handling the accounting informations and data from other countries। तो ये भी हमारे लिए एक ईजी होगा जो अकाउंटिंग के प्रैक्टिशनर्स हैं कि अब कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे आपको बताएं कि ये पेप्सी यूएस की कंपनी है और इंडिया में भी इसका इतना ज़्यादा सारा काम है। तो अब जब इन लोगों की कंसोलिडेटेड फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं तब उस जगह पे अगर हमारे और उनके रूल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि जो पेप्सी का यहाँ काम हो रहा है यहाँ तो उसको हमारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे कि हमारे क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसके हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़ेंगे। और अगर यूएस के जो गैप है उसमें डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, तो क्या होगा, कंसोलिडेटेड बुक्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हमें वो चीज़ें दूर करनी हैं तो हमें एक यूनिफॉर्मिटी लानी होगी, एक ऐसे प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट्स डेवलप करने होंगे जो हर एक अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर फॉलो करेगा। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए हमारा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट, दूसरी बात हुई हमारी कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंटली आपको वो फॉलो करने हैं, ये नहीं कि उसमें बार बार चेंज करना हो। दूसरे, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं कि नहीं हमको एज इट इज़ ही रखना है, बिल्कुल नहीं। उसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को हमें एकोमोडेट करना होता है। तो कंसिस्टेंसी से क्या होगा, इट स्मूथन्स द कंपेरेबिलिटी, क्योंकि सारे लोग
कंसिस्टेंटली उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कंपैरिजन करना इजी होता है, चाहे वो इंटर फर्म कंपैरिजन हो, चाहे वो इंटर पीरियड कंपैरिजन हो। वी मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली इन ऑर्डर टू मेक आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस कंपेरेबल। तो ये इसका एक बेसिक पर्पज़ है। फिर आता है अंडर गैप, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर गिवन और दीज कंसेप्ट्स आर, क्या इनका रोल है इन कंसेप्ट्स का? दीज कंसेप्ट्स आर गवर्निंग आर गाइडिंग टूल्स, किस लिए? टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग अकाउंट्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसको ध्यान देना है, टू अंडर लिखा है, टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, और अकाउंट्स क्या है? द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो इस लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को समझने के लिए इसलिए ये थ्योरी डेवलप की गई, जिससे जो अकाउंटिंग की फील्ड में आते हैं, जो कॉमर्स की नॉलेज चाहते हैं, तो वो भी वही सारी चीज़ों को पढ़ें जो आगे उनकी इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबिलिटी होगी। तो अगर इन दोनों में डिफरेंसेस होगा तो क्या होगा? तो फिर वो लोग सही से अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इवन यहाँ का कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड है, वो बाहर किसी यूरोपियन कंट्री में उसको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, यूरोप में कोई अलग रूल्स रेगुलेशंस चल रहे हैं। तो ये अगर इनमें डिफरेंसेस हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये आपकी एक यूनिवर्सल अकाउंटिंग लैंग्वेज या बिजनेस लैंग्वेज नहीं बन पाएगी। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ की एपेक्स का अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि हमारी यूनिफॉर्मिटी आ जाए, जिससे बहुत इजी हो जाए, पूरी जो बिज़नेस है, बिज़नेस करना आसान हो, क्योंकि आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरीके स्टैंड कर रहा है। तो चलें अब इसके आगे की थोड़ी बात करते हैं। तो जो हमारा गैप है, इसने क्या बताया है? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं और ये हमारे कंसेप्ट्स के फॉर्म में डिस्कस किए गए हैं। तो आपको भी ये कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखने हैं, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आप गवर्न इन्हीं कॉन्सेप्ट से होते हो, और अपनी जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इनको मेंटेन करना, इनकी रिपोर्टिंग करना, सब इसी के बेस पे पॉसिबल होता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या बताया गया? पहला कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस फर्म ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। कोई भी बिजनेस यूनिट है, वो अपने ओनर से उसको सेपरेट माना जाता है, क्योंकि हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन नहीं किया जाता। तो ये इसकी बात हुई। तभी ये क्या दिखाया गया कि बिज़नेस फर्म्स, हमारी ये बिज़नेस फर्म है और इसका ये ओनर है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट किसकी रखते हैं? बिज़नेस फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया, मिस्टर श्याम इज़ ओनर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर श्याम के इतने सारे काम हैं, वो एक डेयरी फार्म है उनका, उसके अलावा उनके पास ज्वेलरी शॉप भी है, वो एक पेट्रोल पंप के भी मालिक हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई होंडा स्कूटर्स की एजेंसी भी ले रखी है। तो इतने सारे काम उनके हैं, तो इनमें ओनर तो कॉमन है, लेकिन इन सभी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अलग अलग बनाते हैं, तभी इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी बोला जाता है। हर एक बिजनेस यूनिट को एक अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि हर एक के अकाउंट्स अलग अलग रहेंगे। क्यों अलग अलग रखे जाएंगे? क्योंकि आप सबका प्रॉफिट लॉस अलग अलग जानना चाहते हो। तो क्या होगा? डेयरी फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग, इसमें प्रॉफिट लॉस अलग निकलेगा, ज्वेलरी से आपका प्रॉफिट लॉस अलग निकलेगा। इनमें किसी को आप मर्ज नहीं करेंगे, भले ही दीज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय मिस्टर श्याम द सोल पर्सन। तो इसमें आगे की बात पढ़िए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मेंटेन्ड सेपरेटली टू नो प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन सेपरेटली, दो द ओनर ऑफ ऑल बिजनेस इज मिस्टर श्याम। तो आपको हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत हेल्प करेंगे जब आप आगे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना सीखोगे। दूसरी बात आती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये भी हमारी स्टार्टिंग में जब अकाउंटिंग की बात हुई तो ये बहुत बताया जाता है, या आपने इसको पढ़ा कि कोई भी वो ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तभी इस अकाउंट्स को क्वांटिटेटिव उसकी इन्फॉर्मेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि हमें उससे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। तो क्वांटिटेटिव, वो क्वांटिटी क्या है, इसको हम किस फॉर्म में बताते हैं? इसको हम बताते हैं मनी के फॉर्म में। सो
दिस इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है? ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स यू विल रिकॉर्ड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या आ जाती है? ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी अकाउंटिंग डेटा डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू। ये तो उसकी एक लिमिटेशन की बात हो गई कि भाई आप केवल मनी की बात कर रहे हो, उसमें क्वालिटेटिव और बाकी इन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो वो कहता है कि भाई हमारे जो अकाउंटिंग डेटा हैं मनी वैल्यू जैसे ही चेंज होती है तो इसकी ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बताते हैं, तो वो एक लिमिटेशन की बात है। लेकिन ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो अभी हम आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स की बात आपसे की है और हमने बहुत ही इसको बेसिक और इसके फंडामेंटल्स बनाए हैं जिससे कि आप इसकी बेसिक समझ लें। बाकी डिटेल्स आप डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल्स आपको और बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि बिज़नेस को एक अलग यूनिट मानते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। सो सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी के कॉन्सेप्ट्स आपको बताते जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बस आप लोग इसको ध्यान से समझिए और आगे बढ़िए।